हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम लाइव कॉफ़ी चेक करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धम्म का है, ये धर्म नहीं है, धम्म था, ठीक है। अशोक का जो धम्म नहीं था वो धर्म से संबंधित नहीं था। धम्म वो नैतिकता वगैरह था, यहाँ पर धर्म से नहीं था। धम्म का प्रयोग राजनीतिक अभ्युदय के उपकरण के रूप में कैसे किया था। स्टार्टिंग आपने किया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक का साम्राज्य 263 से लेकर के 300 ईसा पूर्व रहा। उन्होंने कई तरह के व्यापक बदलाव लाए। वे अपने शासनकाल में अपने स्तर से जो भी किया वे सब समाज कल्याण के हित में अधिक किया। इसके संदर्भ में व्यापक साक्ष्य उनके शिलालेख में मिलती है। वह कई साहित्यिक ग्रंथ में भी जिक्र किया गया है, जैसे उदाहरण के लिए कंगनहल्ली का शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख व साहित्य ग्रंथ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र व अन्य प्रमुख हैं। धर्म का प्रयोग किस संदर्भ में और किस प्रकार से अपनी शासनकाल में राजनीतिक विस्तार व उसकी अपनी बुद्धिमत से आगे बढ़ाने का कार्य किया, इसे जानने के लिए साक्ष्य प्रमाणिक कुछ धम्म नीति में अपनाए। जो एक देखिए यहाँ पर आपको करना क्या था, ये देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना है। जब आप पार्ट पार्ट में करेंगे ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धम्म का प्रयोग, यानी यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है अशोक के धम्म पर, इस पर आपको करना है। धम्म का प्रयोग राजनीतिक अभ्युदय के उपकरण के रूप में किया, यानी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला इंट्रो में आपको बताना है कि धम्म का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था राजनीति के रूप में करने में। और मेन बॉडी में आपको बताना है, मेन बॉडी में कि किस किस तरीके से इसका उपकरण के रूप में यूज किया गया। और तीसरा पार्ट आपका था निष्कर्ष। यहाँ पर आप बता सकते हैं धम्म के बारे में भी बता करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। दो तरीके से आपकी स्टार्टिंग यहाँ पर हो सकती है। इसमें सबसे पहले यदि आप इसके माध्यम से इंट्रो देना चाहते हैं तो आप बता सकते थे कि अशोक का जो धम्म था वो बहुकल्याण, आत्मनिरीक्षण यानी स्वयं का निरीक्षण करना, आत्म निरीक्षण, ये सब कीवर्ड हैं। अहिंसा, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, सहिष्णुता, तथा नैतिक आचरण से था। यानी अशोक के धम्म का तात्पर्य करके आप बता सकते हैं, या अशोक के धम्म से आशय करके भी बता सकते हैं, तथा नैतिक आचरण से था, जिसका प्रयोग अशोक द्वारा राजनीति के अभ्युदय के उपकरण के रूप में निम्नलिखित तरीके से किया गया। ये आपका हो गया, ये बेस्ट इंट्रोडक्शन है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धम्म के बारे में पूछा है तो आपको धम्म के बारे में बताना है। फिर मेन बॉडी में बताना है कि राजनीति में इसने किस किस तरीके से यूज किया, और तीसरा आपको निष्कर्ष लिखना है। चलिए, एक तो आपका स्टार्टिंग इस तरीके से हो गया। यदि आप दूसरी स्टार्टिंग बताना चाहते हैं कि धम्म की नीति लाई क्यों गई थी, इसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे का, तो दूसरे तरीके से इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। अगर हम सेकेंड इंट्रो की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि अशोक की धम्म नीति
का उद्देश्य था विजित साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। और किसने कहा था? ये कही थी रोमिला थापर। ये भी आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपने बता दिया कि किसने कहा था कि अशोक के धम्म नीति के पीछे का जो उद्देश्य था वो था विजित साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर कई लाख लोगों का वहाँ पर खून खराबा हुआ था, जिसको देख करके अशोक का जो था वो हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद से उन्होंने सोचा कि अब यहीं पर रोकते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति को रोक देते हैं, क्योंकि अब वहाँ तक तो हो ही चुका था, कलिंग तक इनके साम्राज्य का जो था विस्तार हो चुका था। अब ये क्या चाहते थे कि हम अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करें, और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये लेके आए धम्म की नीति, जिसमें था बड़ों का आदर करना, उनकी बातों को मानना, नैतिकता का भाव रखना, सहिष्णुता, ताकि ना तो युद्ध होगा ना तो आक्रमण होगा, शांति स्थापित रहेगी तो हमारा साम्राज्य भी स्थायित्व रहेगा और अच्छे से विकास करेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये था अशोक के धम्म की नीति के पीछे का उद्देश्य। तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन ये देना था, ठीक है। उसके बाद से आपको बताना था कि कैसे, अब आपने बता दिया यहाँ पर कि धम्म का प्रयोग किस संदर्भ में और किस प्रकार से अपने शासनकाल में राजनीतिक विस्तार व उसकी अपनी बुद्धिमत से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसे जानने के लिए साक्ष्य, देखिए साक्ष्य तो आप तब यूज करेंगे ना जब एक एक चीज़ को बताइए कि कैसे, जैसे कि सुशासन के सुदृढ़ीकरण में किया, पहला आप लिखिए सुशासन के सुदृढ़ीकरण में, दूसरा हेडिंग, अब इसके बारे में आप लिखिए बीच बीच में, अब बताइए कि कैसे, जैसे कि बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित नैतिक नियमों को अपनाने हेतु प्रजा को प्रेरित किया। इसने ये भी रोमिला थापर ने ही कहा था कि बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, प्रजा को प्रेरित किया कि आप लोग भी शांति पूर्वक और सहिष्णुता के साथ जीवन जिए। इससे क्या हुआ कि सुशासन में सुदृढ़ीकरण आया। फिर आप बताइए कि राजनीति में किस तरीके से, तो राजनीति में आप बता सकते हैं कि देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने में, साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सभी को एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। ये थी राजनीति कि ना तो यहाँ पर लोग लड़ेंगे और ना ही क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर स्वायत्त होने की कोशिश करेंगे। फिर सामाजिक क्षेत्र में कैसे, इसका मॉडल आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। सामाजिक क्षेत्र में आप बताइए कि धर्म का सहारा लेकर के लोगों को जियो और जीनो दो का पाठ पढ़ाया गया अशोक के द्वारा, ताकि समाज में संघर्ष की स्थिति ही ना उत्पन्न हो। फिर बताइए विदेशी संदर्भ में कैसे, विदेशी संबंध में कैसे ये अपना योगदान दिया। तो सुदूर भागवत, तो जैसे कि मध्य एशिया, मिस्र, श्रीलंका, आप देखे होंगे ना कि दीपवंश महावंश में भी इसका विवरण मिलता है अशोक का। तो श्रीलंका में धम्म महामात्यों की नियुक्ति कर अपने राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि किया था इन्होंने। इस तरीके से विदेशी संबंध भी, ताकि वहाँ भी शांति बनी रहेगी तो विदेशी आक्रमण नहीं होगा, ठीक है। भाईचारा सहिष्णुता का संदेश भिजवाया गया। तो इसके यहाँ पर आप ये बता सकते हैं। छठा भी आप बता सकते हैं, आर्थिक सुदृढ़ीकरण में, आप बता सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। तो पशु हत्या पर रोक लगी थी। जब पशु हत्या पर रोक लगेगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन में वृद्धि होगी, और इसके लिए इन्होंने चिकित्सीय व्यवस्था भी किया था। ये भी आपको बताया गया था शिलालेखों के माध्यम से। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी और 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें 8वां चैप्टर है आपका अशोक एक अनोखा सम्राट, ऐसे करके है वो चैप्टर का नाम, अशोक एक अनोखा सम्राट। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि किसमें महामात्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। वो सारी चीज़ें मैंने, जो भी एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है, मैंने एक भी चीज़ें वहाँ पर नहीं छोड़ी है।
आप जितने भी एनसीईआरटी पढ़ाई गई हैं आप देख सकते हैं, मैंने कई सारे मेंस के क्वेश्चन भी करवाए हैं, मैंने पीवाईक्यू भी आपको बताया है और कितने सारे पीवाईक्यू भी लेकर के मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो यदि आपने उसको अच्छे से देखा होगा ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाती हैं और इस क्वेश्चन को आप तुरंत लिख पाते हैं। फिर आप बता दीजिए कि न्याय स्थापित करने में, 7वां बता दीजिए कि न्याय स्थापित करने में किस तरीके से, न्याय स्थापित करने में किस तरीके से, तो अशोक द्वारा दंड समता और व्यवहार समता का स्थापना किया गया था। ऐसा नहीं है कि मृत्यु दंड बिल्कुल समाप्त ही कर दिया गया था, समाप्त नहीं किया गया था मृत्यु दंड, लेकिन हाँ उसकी जो प्रक्रिया थी वो सरल बना दी गई थी। 3 दिन का उसमें जो अपराधी होते थे उनको समय दिया जाता था, यदि 3 दिन में वो सुधर जाता है या माफ़ी मांग लेता है या कभी गलती ना करने का वादा करता है तो उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बहुत सख्त ये नियम थे, अंग विच्छेद का भी उसमें था, मतलब अंगों को भंग करना, ऐसी कठोर सज़ा थी। फिर फांसी की सज़ा थी, बहुत सारी मृत्युदंड दे दिया जाता था और भी सारी चीज़ें थी जो कि मेगास्थनीज आप जब पढ़ेंगे मेगास्थनीज के इंडिका में, तो मेगास्थनीज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि किस तरीके से वहाँ पर बहुत ही कठोर दंड दिए जाते थे और मेगास्थनीज ने खुद अपनी आंखों से देखा था और वही चीज़ें बोला कि मैंने इंडिका में उस चीज़ को लिखा है। तो मेगास्थनीज के इंडिका में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये मुझे लग रहा है कि 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर सीधा निष्कर्ष में आ जाइए और निष्कर्ष में भी आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि अशोक द्वारा धम्म का प्रयोग कर विजित साम्राज्य को स्थायित्व, या एक तरीके से ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रयोग कर लोगों को एकता के सूत्र में तो बांधा, एकता के सूत्र में तो बांधा, परंतु सैनिक नीति के स्थान पर धम्म नीति का पालन कर मौर्य साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ये आपका हो गया कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपने जो चीज़ें लिखी हैं कि धम्म का प्रयोग तो आपने बता दिया कि ठीक है, राजनीतिक विस्तार में उसके अपने बुद्धिमत से आगे बढ़ाया। तो किस तरीके से बुद्धिमत से, मतलब क्या क्या बुद्धि लगाई थी उन्होंने, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लिखना था कि सुशासन के सुदृढ़ीकरण में, राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, विदेशी संबंधों में किस तरीके से। फिर शिलालेख में उल्लेख है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मतलब कहाँ ये चीज़ लिखी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी। फिर ये हो गया अंबुधय में कितना सहायक हो सका, इसका पता चलती है। अशोक द्वारा अपनाए गए धम्म, जब कलिंग युद्ध हुआ उस युद्ध में बाद अशोक का हृदय परिवर्तन और धम्म मात्र की राह अपनाना एक बहुत बड़ी बदलाव और उसके निर्णय काल के ऐतिहासिक काल कही जा सकती है। धम्म को अपनाने के पीछे की मंशा, अपनी प्रियता को बढ़ाना, राजनीतिक। अब देखिए ये चीज़ आपको ना ऊपर लिखना था हेडिंग बाय हेडिंग, जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई आपने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद से ये भी आपको इंट्रोडक्शन में लिखना था कि हृदय परिवर्तन हुआ, फिर उसने धम्म की नीति अपनाई और जिसका उद्देश्य था विजित साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, और बता देना था कि रुमिला थापर ने ऐसा कहा था। राजनीतिक विदेशी कूटनीतिता में बढ़ाने की कोशिश, अपने पुत्र पुत्री के द्वारा धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजना, राजनीतिक में पुत्र पुत्री संबंध, ऐसे शॉर्टकट नहीं चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप बताइए पर्यावरणीय आदि में कैसे, पर्यावरण में
आर्थिक में कैसे, धर्म में कैसे, राजनीति में कैसे, समाज में कैसे, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर आप 2-2 लाइन लिख करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। फिर आपने लिखा कि इसके ऊपर कई इतिहासकार विद्वान अपने अपने तर्क वितर्क से बताते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीयों को लेकर के डी कौशाम्बी से रोमिला थापर व डी चक्रवर्ती जी श्री ने अशोक के धम्म मार्ग को सराहा है और इसी के माध्यम से उसके गुणगान व यश को बताया है। अशोक ने अपनी राजनीति में सामंजस्य व समाज के हित के लिए व्यापक सार्वजनिक कार्य किए। कई चिकित्सक, तीर्थयात्री, विश्राम गृह जगह जगह। ये तो इसकी वो हो गई ना कि कार्य क्या क्या किए थे, ये कार्य में आ गया, ये कार्य में आ गया। कुआं खुदवाएं, ये अर्थव्यवस्था में आप डाल सकते थे। अर्थव्यवस्था में सभी आम नागरिकों को सुविधा मिल सके और पर्यावरणीय अर्थात जीवों पर असीम अनुकंपा ने सारे मोर को राष्ट्रीय पक्षी। अब ये चीज़ कहाँ से आ गया, ये सब तो वही नहीं था ना। इसमें आप अनावश्यक चीज़ें ना लिखें, अनावश्यक चीज़ें ना लिखें इसमें। अतः उपरोक्त आधार पर कई इतिहासकार के मतानुसार, मैं बार बार आपको कहती हूँ इस चीज़ से आप बचिए। कई इतिहासकार क्या, यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से अशोक के धम्म की पड़ताल करता हूँ तो पाता हूँ, आपको नहीं करना है। धर्म की पड़ताल करता हूँ तो पाता हूँ कि आप कोई इतिहासकार नहीं है ना, आप कैसे कर सकते हैं। इसके क्या, जैसे यहाँ पर आप इसके बजाय आप यहाँ पर लिखिए कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आप बताइए। आप खुद इस चीज़ को पड़ताल नहीं किए हैं। इसकी महिमा एक आदर्श प्रतीत होती है और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो ये तो ठीक था, निष्कर्ष में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका तो निभाई, परंतु सैनिक नीति के स्थान पर धम्म नीति को अपनाने से इसने मौर्य साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये आप निष्कर्ष में डाल सकते थे। इसीलिए इन शासकों को इस नीति के लिए श्रेय दिया जा सकता है। इन शासकों को नहीं, ओनली तो धम्म की नीति तो ओनली अशोक ने अपनाया था। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़िए और क्रम से लिखिए। क्रम से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वहाँ चीज़ें आप लिख दिए हैं, ये तो ठीक था यहाँ पर कि आपने बताया कि ठीक है चलो ये आप इतना तो समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है कि किस किस में किया था। बस इसमें 2-2 लाइन और आपको लिखनी थी, तो ये चीज़ तो बढ़िया था। लेकिन ये यहाँ ना होने के बजाय आपका बीच में होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए था। और ये जो है आपका निष्कर्ष यहाँ पर अर्थव्यवस्था में आप ये बता सकते थे। ठीक है, अनावश्यक चीज़ से बचें। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ये चीज़ें अच्छी थी, किसने जो है कि राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, परंतु अब यहाँ से ये आप लिख सकते थे कि परंतु फिर क्या हुआ वो आप बता सकते थे। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी इसका मॉडल आंसर मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें क्या एक काम करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में देखते हैं। तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।